नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम कुमारी आप सभी दोस्तों का इस छोटे से मंच पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में अपनी एक्सपीरियंस से उसमें जो सिलेबस लगा हुआ है उसके सारे कहानी, नाटक, उपन्यास सब जो रचना दी गई है उसको सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार उसको रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। और मैं हर संभव प्रयास कर रही हूँ कि आपको सारा जो सिलेबस इसका है उसको एक मंच पर लाकर रख दूं ताकि आपको अलग अलग जगह पर भटकाव की स्थिति न जाना पड़े, क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनलों पर जा जा कर ही पूरे सिलेबस को कंप्लीट की थी। इसी कड़ी में मैं आज लेके आई हूँ कहानी संख्या 10 के रूप में चीप की दावत कहानी। किसकी कहानी? चीप की दावत कहानी, जो भीष्म साहनी जी का है। और उनका एक उपन्यास भी हमारे सिलेबस में लगा है। कौन सा उपन्यास है? हमारे सिलेबस में उनका तमस उपन्यास लगा हुआ है। और एक कहानी और है इसमें लगा हुआ है। चीप की दावत कहानी के जो लेखक हैं भीष्म साहनी जी का एक कहानी और लगा है जिसका नाम है अमृतसर आ गया। चीप की दावत जो कहानी है उनका जो कहानी संग्रह है उसका नाम है पहला पाठ कहानी संग्रह। क्या नाम है? पहला पाठ कहानी संग्रह 1957, उसी में यह कहानी लगा है। और जब पहली कहानी संग्रह की बात की जाए तो उनकी जो पहली कहानी संग्रह है उसका नाम है भाग्य रेखा। इस कहानी पे आते हैं तो इसमें जो प्रमुख पात्र है वो है श्यामनाथ है। कौन है? श्यामनाथ, जो नौकरी पेशा वाला आदमी है और जो दिखावा में बहुत विश्वास करता है। और अगर दूसरे प्रमुख पात्र की बात की जाए तो उसमें आ जाएगी उनकी बूढ़ी माँ, जो निरक्षर है और विधवा है और थोड़ा वृद्धावस्था के कारण कुरूप भी हो गई है। वही बूढ़ी माँ उनके मुख्य पात्र में आ जाएंगे। और तीसरा चीप। चीप किस रूप में है? सामनाथ का जो बॉस है वो घर आज आने वाला है। इसी क्रम में पूरी कहानी गढ़ी गई है। तो चलिए चलते हैं मूल कहानी की ओर। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चिप की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों को जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सूखी और पाउडर को मले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फेरिस्त से हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। क्या तैयारी हो रहा है दावत का? आज के उनकी बॉस आने वाले हैं। आखिर 5 बजते बजते सारी तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाहियाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुँच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंग के नीचे छिपाया जाने लगा। यह मध्यवर्गीय घर का हाल रहता है। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। अभी तक सब व्यस्त से सामान इधर उधर करने में, लेकिन अचानक किनका ध्यान गया? श्यामनाथ का, कि माँ का क्या होगा। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा। श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वही रहे, कल आ जाए। कहा क्या करोगे? जो बगल में इनकी सहेली उन्हीं के पास भेज दो, और क्या करोगे। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो जाए। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहे कि जल्दी ही खाना खा ले और अपनी कोठरी में चले जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही वो अपने काम से निपट ले। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया। मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। अगर वो सो जाती है फिर खर्राटा लेने लगे तब क्या होगा, ये बताइए। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा।
शाम रात कर रहा है कि माँ से कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले और मैं ताला लगा दूंगा। माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठे रहे और क्या। और माँ को कह देते हैं कि सोएगी नहीं, बैठी रहेगी और क्या करेगी। तब पत्नी कहती है, और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11-11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। सामनाथ कुछ खिज उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी। कह रहे हैं पत्नी को कि अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। तब पत्नी कहती है, वाह, तुम माँ और बेटों की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का ना था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जाकर खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी थी, दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जाप कर रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का दिल भी धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है और सारा काम सुविस्ते से चल जाए। वो सोच रही थी कि अब बॉस आ रहा है और सारा काम बढ़िया से हो जाए, यही माँ सोच रही थी। तब सामनाथ आके पूछता है, माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे तक आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम तो जानते ही हो मांस मछली बने हैं, अब मैं कुछ खाती नहीं हूँ। तो फिर बेटा कहता है, जैसा भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। तो माँ कहती है, अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में ही बैठेंगे, उतनी देर तुम बरामदे में बैठना, और फिर जब हम सब यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते से, जो पीछे वाला रास्ता है, उससे बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, सोच रही है कि वाह, मैंने बॉस के सामने हम नहीं जा सकते, हमको नहीं देख सकते। फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी से सो नहीं जाना, तुम्हारे खराटों की आवाज़ दूर तक जाती है। समझिए कैसा फील हो रहा होगा माँ को। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात तो नहीं है, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उघेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चिप अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान तो हो गए ही, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे और एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर जाकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांग ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है जो ऊपर कर पैर करके बैठती हो, ऐसे नहीं बैठा जाता है, यह खाट नहीं है कि इस पे ऐसे बैठोगी। माँ ने टांगे नीचे उतार दी और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना। सामनाथ कर रहे माँ को, भगवान की कसम है तुमको कि नंगे पाँव इधर उधर नहीं घूमना, और न ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी ये जो खड़ाऊ है ना, उठा के बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। फिर पूछता है सामनाथ, कपड़े कौन सी पहनोगी माँ? तो माँ कहती है, जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो तो पहन लो। मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथों में था। खुटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाए, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो, सब सामनाथ की चिंता थी।
अगर चिप का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर पाँव तक देखते हुए बोले। फिर माँ को सिर से पाँव तक देखते और बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो। पहन के आओ तो माँ, जरा देखूं कैसी लगती हूँ। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े बदलने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात रहे तो भी कोई कुछ कहे। अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई और चिप को बुरा लगा तो सारा मज़ा चला जाएगा। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन के बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा और छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर से आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। तब सामनाथ कहता, चलो ठीक है, कोई चूड़िया बुड़िया हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। तब उसकी माँ कहती है, चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो कि सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गया। अब देखिए कैसे गुस्सा आता है श्यामनाथ को। यह बात श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो कि नहीं है जेवर, बस इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है। जो जेवर बिका तो कुछ न कुछ बनकर ही आया हूँ, निरा लठूरा तो नहीं लौटाया। जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। यह कौन सा राग छेड़ दी हो तुम। तब माँ कहती है, मेरा जीभ जल जाए बेटा कि जो मैं तुमसे जेवर लूँगी। मेरे मुंह से तो यूं ही निकल गया था, और अगर होता तो भी मैं लाख बार पहनती। इसी बीच 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब से अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करके गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। तो माँ कहती है, मैं ना पढ़ी ना लिखी हूँ ना बेटा, मैं क्या बात करूँगी। तुम कह देना कि माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं है, और वह क्या पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चिप सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर वह घबरा उठती है, और यह तो अमेरिकी है, न मालूम क्या पूछे। मैं क्या कहूँगी। माँ का जी आया कि पीछे वाले जो विधवा सहेली है उसी के घर चली जाए, मगर बेटे का हुक्म वह कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाकर वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रौ में बह रहा था जिस रौ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ सुनाने लग गए थे। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परिवार हो रहे थे। उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत-प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। कौन? जो चिप की वाइफ थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती, और सामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी दोस्त हो। कौन? बॉस की वाइफ। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही कहाँ चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए और पीछे पीछे और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गए।
जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हीरन होने लगा। सारा नशा उसका चूर हो गया। क्या हुआ था भाई? बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं सिर जो था वो नींद में थी, झूल रहा था और मुंह से लगातार गहरे खराटों की आवाज़ आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खराटे और भी गहरे हो उठते और फिर झटके से नींद टूटती तो सिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधा गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। मतलब जो उनकी माँ थी वो सो गई थी और बेचारी के जो बाल था वह झड़ गया था, गंजा हो गई थी। माँ को देखते ही सामनाथ क्रुद्ध हो उठे और जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उसे कोठरी में ढकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी। सोचिए किस तरह की वो स्त्री होगी। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी। इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। चीफ जो था उसको अच्छा नहीं लगा कि किसी पे हंसना अच्छी बात नहीं है। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते ना बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की अंगुलियां थर थर कांपने लगी। माँ जब इतने सारे लोग गेस्ट को एक बार देखी तो क्या की, हड़बड़ा गई और उसका जो उंगली था, हाथ था, कांप रहा था। माँ तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही हो? और खिसियाई हुई नज़रें से सामनाथ चिप के मुंह की ओर देखने लगे। माँ को इतना बोल दिया और फिर बॉस के सामने मुंह ई करके क्या करे, मतलब अलग भाव बॉस के सामने प्रेजेंट कर रहा था। चिप के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। चिप जो था क्या बोलते हैं, नमस्ते। उनकी माँ को क्या किया, नमस्ते किया। माँ ने झिझकते हुए अपने में समेटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था और दूसरे बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी ना कर पाई। सामनाथ इस पर खीन हो उठे। बेचारी गांव की थी और उतना आदमी को एक बार देखी थी उन्हें, मतलब बहुत समझ में नहीं आ रहा था, इसी बेचारी डर रही थी। इतने में चिप ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया तो माँ और घबरा गई। तो सामनाथ कहता है, माँ हाथ मिलाओ। पर वह हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। सामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। कुछ औरत किस प्रकार से होती है देख लीजिए। मतलब ठीक है, वो नहीं कर पा रही थी, इसमें कौन बड़ी बात है, ठीक है, नहीं हुआ नहीं हुआ। यूँ नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ, सामनाथ कहता है। मगर तब तक चिप माँ के बायां हाथ ही बार बार हिला हिला कर, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, सामनाथ कहते हैं। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोले, हो डू। एक बार फिर कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। सामनाथ के मन में क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसीलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। जब बोलता है साहब कि गांव में रहने वाली है तो साहब क्या खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव तो बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चिप खुशी से सिर हिलाते हुए माँ की टकटकी बांधे देखने लगा। माँ साहब से कहते हैं, कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। तब सामनाथ माँ से कहता है कि साहब कह रहे हैं माँ कि गाना सुनाओ। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। तब फिर सामनाथ कहता है, वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है, वाह। अंदर अंदर तो गुस्सा है, तो कह रहा है, अरे भाई
मतलब मेहमान बोल रहा है गाने के लिए, तुम टाल रही हो। साहब ने इतना रिस से कहा है, नहीं गाओगे तो बुरा मान जाएंगे। तब फिर कहती है माँ, मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। तब बेटा कह रहा है, वाह कोई टप्पे सुना दो, उधर का होता होगा। दो पत्तर अनारा दे, वो कोई गीत याद दिला रहा है माँ को। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे की ओर देखती है और कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज से कहा, माँ। तब लगे कि अब गुस्सा हो जाएगा बेटा। तब इसके बाद हाँ या ना का सवाल ही नहीं उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लर्जती आवाज़ में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। ये प्रश्न आया था कि कौन सा गीत गाया, तो यह क्या था, विवाह का गीत था। गीत भी देख लीजिए, हरिया नीमाए हरिया भी न, हरिया ते भानी भरिया है। ये गीत भी आया था एग्जाम में। कौन सा गीत, एक ही गीत इसमें है, कौन, हरिया निमाए हरिया भी ने, हरिया ते मांझी भरिया है। और ये किसका गीत है, सोहर गीत है। ये सभी ऑप्शन में दे सकता है, तो ये विवाह का गीत है। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही नहीं कर रहे थे। माँ अच्छा गाई थी। सामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने तो पार्टी में रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है। सामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ है साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में जो बनता है, क्या बनता है, जो औरत बनाती है, वो हमको चाहिए। सामनाथ कुछ बोलते हुए कुछ सोचते हैं, फिर बोलते हैं, लड़कियां गुड़ियां बनाती हैं और फुलकारियाँ बनाती हैं। तब फिर कहते हैं, फुलकारी, ये फुलकारी क्या होता है, बॉस बोलते हैं। सामनाथ, फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है। सामनाथ माँ से पूछता है। माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा ले आई। ये भी आया था कि क्या बॉस को दिए थे, तो ये फुलकारी, बहुत तरह के ऑप्शन था, तो ये भी क्वेश्चन में बना है प्रीवियस ईयर में। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर सामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नहीं बनवा दूंगा। माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, उन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दो ना, वो अपने माँ से कहता है। माँ चुप रही और फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेगी। कहा कि अब हमको मन लगता है, अब मेरा नज़र कहाँ, मेरा आँख सही है, इसे हम बना पाएंगे ये सब। माँ, मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए सामनाथ बोले, वह जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उसके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई, तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते थे। चाह रही है कि न रोए, लेकिन उसे बार बार रोना आ रहा, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हो। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया और बेटे को चिरायु होने की प्रार्थना की। इतना पर भी माँ अपने बेटे को प्रार्थना कर रही है कि इसका लंबा आयु हो। बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में भी न आते थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सट कर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर का वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता सामनाथ के घर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों की खनकने की आवाज़ आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकने लगा। माँ दरवाज़ा खोले। माँ का दिल बैठ गया था, हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसको लग रहा है कि फिर गलती उलती हो गया है क्या, फिर बोलेगा।
क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितने देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्या क्यों उन्हें नींद आ रही थी, क्यों वह उगने लगी थी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। जब बेटा गेट ठक ठकठकाता है तो उसे डर लग रहा है कि कोई गलती तो नहीं हो गया, हम सो गए थे, क्या पता उसके लिए वो गुस्सा हो जाएगा। तमाम तरह के टेंशन चल रहा है माँ के दिमाग में। दरवाज़ा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ आए और माँ को आलिंगन में भर लिया, गले से लगा लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ मम्मी, पिए वो ड्रिंक भी किया हुआ था और कहता है तुमने तो आज रंग भर दिया। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोले, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। सामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट आई। क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो कि ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैं अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी है भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तो फिर बेटा क्या कहता है, तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार हुआ है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो तुम्हारी फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ तुम मुझे धोखा दे के यूं चली जाएगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं कि साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई। फिर बेटे की ओर मुँह की ओर देखते हुए बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? देखिए इतना दर्द है तब भी बेटा का जब तरक्की होता है तो किस तरह से कहती, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कि कितना खुश गया था। कहता था कि जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती है, और जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा और धीरे धीरे उनकी झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा। आँखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी, साहब को खुश रखूँगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। ऐसा थोड़े है कि हम ही एक है और बहुत सारा इसके आगे पीछे रहता है। तब माँ का दिल देखिए क्या कहती है, तो मैं बना दूँगी, जैसा बन पड़ेगा तो मैं बना दूँगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ अब सो जाओ माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। बहुत ही मार्मिक कहानी है वृद्ध के स्थिति को लेकर के कि अच्छे अच्छे परिवार में भी वृद्ध की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है। इस प्रकार कहानी के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।